कोई ना आता कुछ कहने। जी रूपिका जी, ये इल्जाम आपका बरहक होता अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उसके कर्ताधर्ता, उसके ऑफिशियल्स कोई उलेमा होते, कोई मुसलमानों के आलिम होते, मुफ्ती होते, जिस तरह से आज हमारे सामने सैयद साहब बैठे हैं, इनके कोई ऐसे होते, वो ऑफिशियल्स होते, और तब आप कहती कि उसमें करप्शन है, तो कम्युनिटी पे इल्जाम आता। जफर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि इसके चेयरमैन, इसके मेंबर्स वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के यस मैन होता है मुसलमानों में, उसको इसका चेयरमैन बनाया जाता है। और जो भी क्राइम होता है, करप्शन होता है, और मैं ये भी बात भी वाजे कर दूं कि जितने वक्फ बोर्ड हैं नेक डीप इनटू करप्शन है। एब्सोल्युटली। अब इसमें जो करप्शन हुआ उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचा किसको? क्या कम्युनिटी को पहुंचा? क्या मुसलमानों को पहुंचा? क्या सैयद साहब ने इसका फायदा उठाया? क्या किसी उलेमा के ट्रस्ट को पहुंचा? उन लोगों को पहुंचा जो स्टेट गवर्नमेंट की कठपुतलियां थी। और आप सवाल हमसे पूछ रही हैं कि स्कूल क्यों नहीं खड़े कर दिए? हाँ, सवाल ये होना चाहिए आपका, तो फिर उस लिहाज से अतीकुर रहमान साहब, तो फिर उस लिहाज से तो आपको फिर सवाल ही नहीं खड़ा करना चाहिए कि आप कह रहे हैं दखल हो रहा है, आर्टिकल 21 खत्म हो रहा है, आर्टिकल 23 खत्म हो रहा है, आर्टिकल हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, हमारे हक और हुकूक पर। तो फिर तो इसमें कोई बदलाव ही, कोई रद्दोबदल ही नहीं हो रहा है। सरकार का मसला था, सरकार ने उस मसले को और थोड़ा चेंज कर लिया, दैट्स अबाउट इट। फिर क्यों कह रहे हैं कि सब खत्म कर रहे हैं? रूपिका जी, ये पहली बार तो नहीं है अमेंडमेंट आ रहा है। 1930 से लेके 2 डजन बार वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ चुका है, और हर बार इस अमेंडमेंट के अंदर सरकार के पावर्स बढ़े हैं, कम्युनिटी का पावर नहीं बढ़ा है। ओके सर, वो कम्युनिटी, सरकार का पावर बढ़ा, कम्युनिटी का नहीं बढ़ा। लेकिन बीच में आप वक्फ बोर्ड में वो जो तमाम लोग हैं उनको क्यों मिस कर जा रहे हैं? वो सरकार के हों कि ना हो सर, वो मेरे लिए सबसे बड़े जो हैं कल्प्रिट है। शाजिया इल्मी, इसका जवाब अतीकुर रहमान चाहते हैं दोनों स्क्रीन पर। ओके, कह रहे हैं सरकार की कठपुतली तो रखते थे आप वक्फ बोर्ड पर। और सईद साहब, मैं चाहती हूँ आप भी इसका जवाब दें, लेकिन पहले शाजिया। मुझे लगता है अतीकुर रहमान साहब ने बिल्कुल सही और वाजिब बात कही है, और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इसको आप मुदाखलत कह रहे हैं, उससे उनको क्यों नाराजगी है। सच तो ये है कि इसी सिस्टम को तो बदलना है। आप खुद मान रहे हैं कि वो कठपुतली है, वो करप्शन के अड्डे हैं, उससे गरीबों का फायदा नहीं हो रहा है, उससे बेवाओं को शेल्टर होम से मिल रहा है, उसमें गरीब लड़कियों की ना तो शादी हो पाती है, ना कामकाज के तरीके होते हैं, किसी का मुस्तकबिल संवर नहीं रहा है। सबसे ज्यादा गरीब माइनॉरिटी वर्ग जो है मुसलमान रह गया है, सबसे अमीर है संपत्ति के हिसाब से। तो ये मजहबी जो ठेकेदारी है, ये जमींदारी है मजहबी, इसको लेकर तो जाहिर सी बात है संशोधन होना चाहिए, और वही संशोधन लाया गया है ताकि इसी काम के लिए, परोपकार और भलाई के लिए हो। अब सोचिए 1.25 लाख करोड़ की इनकम है, और मैं कंजर्वेटिव आंकड़ा दे रही हूँ 1.2 लाख करोड़। सोचिए, और मुसलमान इतना गरीब है। सब दुहाई देते हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, सब बात करते हैं गरीबी की। शाजिया इल्मी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 4 लोग हैं, आखिरी के कुछ मिनट मेरे पास है, और इस पर बहुत कम संक्षेप में सवाल और जवाब। ठीक है, सवाल पूछा यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब ने, उनका सरकार पर सवाल उठाइए ना हजरत। मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो है वो तो प्रोसीड ऑफ क्राइम कह रहे हैं, वो किसके पास जा रहा है? वो तो आ नहीं रहा है आम मुसलमान के पास, ना गरीब के पास। मैं एग्री कर रही हूँ उनके साथ। हाँ, देखिए नहीं, मैं शाजिया जी सुनिए, मैं बता रही हूँ। शाजिया जी एक सेकंड, मैं हजरत नसीरुद्दीन से, मैं उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी, बस मैं एक बार उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी हजरत।